Hello people, this is your channel CATV and in this video we will talk about the limits. We will discuss about the limit, we will revise about the various limits in the Companies Act. अब पॉइंट ये है कि इसके पहले एक पर्टिकुलर वीडियो था लिमिट्स के ऊपर ही था, बट वो लिमिट्स में शीट अमेंडेड नहीं थी। वो वैसे भी ये शीट अमेंडेड नहीं है, बट हाँ एटलीस्ट हमको ये पता है कि ये सेक्शंस में लिमिट्स दे के रखी है, राइट। ओके तो अब क्या है पॉइंट कि इसमें क्या किया गया है कि हम जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमने पढ़ा, तो इसका ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस तो वो तो मेरे लिए है कि ये 1.47 पेज पे पूरा पर्टिकुलर एक लिमिट दे के रखी प्रॉपर्ली, वो उधर से मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाऊँगा आपको। एंड रही बात है कि जहाँ पे मैंने बात करी अमेंडमेंट की, ठीक है, ये तो रेफरेंसेस है। ओके जैसे सेक्शन 188 है, सेक्शन 188 में भी लिमिट्स दे के रखी है, बट क्या है अमेंडमेंट है एंड डू फ्रॉम अमेंडमेंट शीट। इधर हमको अमेंडमेंट शीट से करना है। अब अमेंडमेंट शीट से करना है तो इसके लिए मैंने जो है ये अमेंडमेंट शीट ओपन करके रखी है, जहाँ पे पर्टिकुलर ये अमेंडमेंट शीट है, यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे, राइट। तो ऐसा करते हुए एग्जीक्यूशन था इसका। और जैसे रेम्यूनरेशन मैनेजरियल पर्सनल है, हमको पता है सेक्शन 203 में है, बट अमेंडमेंट डू फ्रॉम अमेंडमेंट शीट सेक्रेटरियल ऑडिट में भी ऐसा ही है। फिर इंटरनल ऑडिट में बाकी सब में सेम है, बट जो मेजर चीज़ें थी वहाँ पे अमेंडमेंट हो चुके हैं। जैसे क्लास एक्शन में भी अमेंडमेंट है। इस तरीके से है चीज़ें। मैं चाहूँगा कि इसको मैं फटाफट ओवर कर दूँ, क्योंकि इसके पहले एक वीडियो आ चुका था, बट फिर वो वीडियो मैंने डिलीट नहीं करा कि चलो ठीक है, जिनको पहले देखना होगा तो उन्होंने देख लिया होगा। सो ठीक है, रिवाइज़ करते हैं हम, फटाफट इसको रिवाइज़ करते हैं, ठीक। ओके सो वेरियस लिमिट्स कंपाइल्ड है, और सबसे पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में एक लिस्टेड कंपनी के लिए तो ये मैंडेटरी है, पर जो अदर लिस्टेड कंपनीज है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है, ठीक है। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए क्या है कि लिस्टेड कंपनी में तो एटलीस्ट 1/3 होना चाहिए। इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी लिस्टेड कंपनी टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर मस्ट बी इंडिपेंडेंट, 1/3 होना चाहिए। पर अगर कंपनी को अपॉइंट करना है ऑडिट कमेटी सेक्शन 177 में, तो 1/3 नहीं है, उधर मेजॉरिटी है ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमेटी। तो लिस्टेड कंपनी को अपने बोर्ड में 1/3 होने चाहिए, ठीक है, 1/3 होने चाहिए एटलीस्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पर जब ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है, तो ऑडिट कमेटी में जितना भी मेंबर हो, देखो 3 मेंबर तो मिनिमम वैसे भी होने चाहिए, पर जितने भी मेंबर हो मेजॉरिटी जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मीन्स कल को जो है लिस्टेड कंपनी में 1/3 तो अपॉइंट हुए हैं, पर सपोज करो कि ऑडिट कमेटी में 5 डायरेक्टर थे, तो मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब जब मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट होना चाहिए मतलब 3 होने चाहिए। तो सपोज करो कि लिस्टेड कंपनी में 1/3 अपॉइंट हुए हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और 1/3 का निकला है 2, और मेरी ऑडिट कमेटी में 5 डायरेक्टर है। तो ऐसे केस में 5 का मेजॉरिटी हो जाता है 3। तो ऐसे केस में 2 डायरेक्टर है, तो मेरा कंपनीज एक्ट को कंप्लाई हो रहा है, पर ऑडिट कमेटी का सेक्शन 177 कंप्लाई नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में मेरे को मेजॉरिटी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और अपॉइंट करना पड़ेगा। रूल 4 है मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अदर पब्लिक कंपनी जो नॉट लिस्टेड है, नॉट लिस्टेड ये है लिस्टेड और ये है नॉट लिस्टेड, ठीक है। तो ये लिस्टेड है और ये नॉट लिस्टेड है, ठीक। तो नॉट लिस्टेड है तो एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, तो जिनका पेड, ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है, तो उसमें हम पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर, 10-50-100 पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर, और आउटस्टैंडिंग डिवेंचर डिपॉजिट्स लोन। अब देखो इधर डिवेंचर भी कवर है और लोन डिपॉजिट भी एक जगह है, जबकि लोन डिपॉजिट हम जब देखते हैं तो एक जगह नहीं आता है, ना तो डायरेक्टर्स में आया है। आप देखोगे तो आपको लोन और डिपॉजिट एक जगह नहीं दिखेंगे। तो पर इधर आउटस्टैंडिंग जो है, तो आउटस्टैंडिंग डिवेंचर एंड डिपॉजिट जो है वो एक्सीडिंग 50 करोड़ और टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 100 करोड़। तो ये हमको लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमको देखना है, ठीक है। अब फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज तो नॉट रिक्वायर्ड है, तो देजावू, ठीक है, डोरमेंट कंपनी, होल्डी ओन सब्सिडियरी और जॉइंट वेंचर, वैसे सेक्शन 8 भी इधर कवर है। तो टू सम ऑफ कंसेप्ट इज एप्लीकेबल लिस्टेड एंटिटी और अनलिस्टेड कंपनी जिसका टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 100 है, आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर बोरोइंग्स डिपॉजिट्स वो एक्सीडिंग 50 करोड़ है। इंपॉर्टेंट क्या है कि वो एक्सीडिंग 50 करोड़ है, एंड देन उसके बाद आता है कि टर्नओवर वो मोर देन इक्वल टू 100 करोड़, तो 10-50-100, ठीक है। अब वुमेन डायरेक्टर है, वुमेन डायरेक्टर में यही लिमिट 100 और 300 है, ठीक है। वुमेन डायरेक्टर में देखा जाए तो यही लिमिट है 100 और 300, मतलब कि पेड अप कैपिटल मोर देन इक्वल टू 100 करोड़। लिस्टेड कंपनी पे तो एप्लीकेबल होता ही है, पर पेड अप कैपिटल मोर देन इक्वल टू 100 करोड़, और जो टर्नओवर है
मोर देन इक्वल टू 300 करोड़, ठीक है। तो वैकेंसी, अब अगर इस केस में अगर वैकेंसी होती है तो वैकेंसी इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या 3 मंथ विच एवर इज लेटर वो फिल होती है वैकेंसी। एंड वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी को तो वुमेन डायरेक्टर ही फिल करते हैं, एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होता है। तो अगर कोई सी दूसरी वुमेन डायरेक्टर है, सेकंड वुमेन डायरेक्टर है, उसकी वैकेंसी हुई तो उसको कोई सा दूसरा डायरेक्टर भी ऑक्यूपाई कर सकता है, मतलब मेल डायरेक्टर भी आ सकता है, क्योंकि उसमें कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर तो है, ठीक है। तो जब आपके पास सिर्फ एक वुमेन डायरेक्टर है, उसकी वैकेंसी हो रही है, तो उसके रिप्लेसमेंट सिर्फ वुमेन डायरेक्टर से ही होगा, ठीक है। तो ये छोटा सा था। ऑडिट कमेटी और एनआरसी में जो लिमिट्स है वो सिर्फ सेम है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की है। विजिल मैकेनिज्म में थोड़ा सा, ठीक है, चेंज है। सो विजिल मैकेनिज्म में क्या है कि एवरी लिस्टेड कंपनी या कंपनी जिसने डिपॉजिट एक्सेप्ट करे है, अब कितने डिपॉजिट एक्सेप्ट करे ये नहीं बताया, या कंपनी जिसने अमाउंट बोरो करा है फ्रॉम पब्लिक से तो अमाउंट बोरो करा है। अब इधर सिर्फ अमाउंट बोरो है ना, तो डिपॉजिट्स तो पूरा एनी अमाउंट है, पर बोरोइंग है पब्लिक से, ठीक है, फ्रॉम बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें डिवेंचर कवर नहीं है और वो एक्सीडिंग 50 करोड़ है। तो ऐसे केस में एक्सीडिंग 50 करोड़ है, राइट, एक्सीडिंग 50 करोड़, सॉरी 188 पे चले गया, एक्सीडिंग 50 करोड़ है। तो ऐसे केस में जो है आपको विजिल मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ने पढ़ा सेक्शन 188 आता है, सेक्शन 188 में अमेंडमेंट है तो डू दिस फ्रॉम द अमेंडमेंट शीट। पर ठीक है, मैं पहले ये वाला फर्स्ट ये जो पढ़ रहा हूँ कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बाय कंपनी, जब वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा होता है तो आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। अब पर्टिकुलर लिमिट या उससे ज़्यादा होता है, अभी तक तो इन एक्सेस देकर रखा है, पर अभी अपन अमेंडमेंट शीट में पढ़ेंगे कि वो लिमिट में हो या उससे ज़्यादा हो, तो ऐसे केस में प्रायर अप्रूवल लगता है, शेयर होल्डर का ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगता है, ठीक है। तो लेट वी गो टू दी अमेंडमेंट शीट। ओके, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन रिक्वायरिंग कंसेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का तो कंसेंट लगता है, सबको पता है, पर कॉन्ट्रैक्ट विच रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ कंपनी, पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे प्रायर अप्रूवल ऑफ कंपनी लगता है, ठीक है। तो नो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन केस ऑफ कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल नॉट लेस देन सच अमाउंट और ट्रांजेक्शन नॉट एक्सीडिंग सच सम एज मे बी प्रिस्क्राइब शैल बी एंटर्ड इनटू। मीन्स कोई भी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन केस ऑफ कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल है ऑफ नॉट लेस देन सच अमाउंट, ठीक है, नॉट लेस देन सच अमाउंट। अब वो पेड अप कैपिटल के ऊपर बोल रहा है नॉट लेस देन सच अमाउंट, ट्रांजेक्शन के ऊपर बोल रहा है नॉट लेस देन नॉट एक्सीडिंग सच सम, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग सच सम एज मे बी प्रिस्क्राइब शैल बी एंटर्ड इनटू। तो कोई से भी हम कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में एंटर नहीं हो सकते, ठीक है, जहाँ पे पेड अप कैपिटल जो है वो ज़्यादा हो, या तो सच अमाउंट से ज़्यादा हो, या तो ट्रांजेक्शन जो है वो सच अमाउंट ज़्यादा हो, ठीक है, सच अमाउंट से ज़्यादा हो, वो पर्टिकुलर अमाउंट हम देखेंगे। एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ कंपनी, मतलब सिंपल सी बात है, नीचे जो अमाउंट्स देके रखेंगे उस अमाउंट या उसको क्रॉस कर दिया है तो आपको जनरल मीटिंग में OR पास करवाना पड़ेगा। तो प्रायर अप्रूवल ऑफ कंपनी बाय OR, ठीक है। तो रूल 15 बोलता है फॉर द पर्पज ऑफ फर्स्ट प्रोविजन, ठीक है, एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल कंपनी शैल नॉट एंटर। क्या बोला है? एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल, बिना अप्रूवल के तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल, एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ अ कंपनी, एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ अ कंपनी, कंपनी शैल नॉट एंटर, ठीक है, इनटू अ ट्रांजेक्शन। तो कंपनी अगर एंटर होना है तो अप्रूवल लगेगा। तो एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ कंपनी, प्रायर अप्रूवल ऑफ द कंपनी, कंपनी शैल नॉट एंटर, ठीक है। तो एज कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्लॉज A to E, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट है जो हम क्लॉज A to E में पढ़ेंगे, विच क्राइटेरिया एज मेंशन बिलो, ठीक है, विच क्राइटेरिया एज मेंशन बिलो, ठीक है। तो क्या बोला है? फॉर ऑल कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्लॉज A to E ऑफ 188 ऑफ सेक्शन 1 विच क्राइटेरिया एज मेंशन बिलो। सो तो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट से सेल, परचेज और सप्लाई, सेल करो, परचेस करो, सप्लाई करो किसका? गुड्स और मटेरियल का, डायरेक्टली और थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। तो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, और डायरेक्टली और थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। तो सेल और परचेस कर रहे हो गुड्स का जो भी है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अमाउंटिंग टू ₹10% और मोर, 10% और मोर है। तो अगर इस टाइप का ट्रांजेक्शन है, इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट है, ठीक है, तो उसके लिए आपको लग जाएगा। तो अमाउंटिंग टू 10% और मोर, 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो ये गुड्स एंड मटेरियल के रिस्पेक्ट में हो गया, ये गुड्स एंड मटेरियल के रिस्पेक्ट में हो गया, नीचे प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ठीक है।
तो गुड्स ऑफ मटेरियल और तो ये गुड्स ऑफ मटेरियल के रिस्पेक्ट में हो गया। फिर आती है बात प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, ठीक है। अब क्या बोला है कि सेलिंग और अदरवाइज डिस्पोजिंग और बाइंग, तो सेल करना, डिस्पोज करना या खरीदना प्रॉपर्टी और काइंड डायरेक्टली और थ्रू एजेंट, ठीक है। और ये अमाउंट टू 10% और मोर। अब ये तो 10% और मोर है, तो 10% और मोर है ऑफ द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, 10% और मोर ऑफ द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो उधर 10% और मोर ऑफ टर्नओवर था, इधर नेटवर्थ आ गया, तो ठीक है, प्रॉपर्टी में नेटवर्थ है। तो लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, तो वापस आती है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में लीजिंग की बात आ गई। तो लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ टर्नओवर, 10% और मोर ऑफ टर्नओवर। तो आप सेल परचेज सप्लाई कर रहे हो गुड्स और मटेरियल का, ये खुद से अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट से अमाउंट टू 10% और मोर। फिर आती है बात कि सेल अदरवाइज बाय डिस्पोज अगर आप कर रहे हो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट अमाउंटिंग टू 10% ऑफ मोर, पर वो नेटवर्थ का है। लीज कर रहे हो प्रॉपर्टी, तो वहाँ पर टर्नओवर आ गया, मतलब टर्नओवर तो जनरली चलेगा, नेटवर्थ एक्सेप्शंस में आएगा। अवेल या रेंडर कर रहे हो एनी सर्विसेज, तो अवेल और रेंडर कर रहे हो एनी सर्विसेज डायरेक्टली और थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, ठीक है। तो अवेल कर रहे हो या रेंडर कर रहे हो, ठीक है। इधर भी सेल कर रहे थे या परचेज कर रहे थे, इधर भी सेल कर रहे थे या बाय कर रहे थे, इधर लीज कर रहे थे, और इधर अवेल कर रहे हैं या रेंडर कर रहे हैं, ठीक है, एनी सर्विसेज, तो उधर भी 10% ऑफ टर्नओवर है, 10% ऑफ मोर, ठीक है। Explanation: It is hereby clarified that the limit specified above shall apply for transaction or transaction to be entered into either individually or taken together with the previous transaction during a financial year. तो इंडिविजुअली या तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स जो आपने करे हैं, तो इट इज hereby clarified that limit specified above shall apply for transaction. तो लिमिट जो होती है स्पेसिफाई होती है above, तो लिमिट जो स्पेसिफाई होती है above shall apply for transaction or transactions to be entered into either individually or taken together with previous transactions, ठीक है। ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शंस टू बी entered into either individually or taken together with previous transaction, ठीक है। अब ये है, फिर क्या बात बोली है इसमें कि इज फॉर अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, ठीक है, ये तो हो गया। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट, किसी ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट में आपको अपॉइंट करना है, तो डायरेक्टर का प्लेस ऑफ प्रॉफिट, तो वो प्लेस होती है जहाँ पे उसको डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन से ज़्यादा कुछ मिल रहा हो, ठीक है, जो इंटाइटलमेंट हो वो ज़्यादा हो, एक्सेस हो। पर अदर ऑफिसर्स के लिए तो प्लेस ऑफ प्रॉफिट वो होता है जहाँ से उनको रेम्यूनरेशन मिल रहा हो। तो अगर अपन ने रिलेटेड पार्टी को अपॉइंट करके रखा है, ये कंपनी सब्सिडियरी एसोसिएट में, इधर होल्डिंग कवर नहीं है, ये ध्यान रखना, और एक्सीडिंग 2.5 लाख है, या अंडर रिलेटिव इज ऑफ रेम्यूनरेशन फॉर अंडर राइटिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटी डेरिवेटिव ऑफ अ कंपनी एक्सीडिंग नेटवर्थ। तो अंडर राइटिंग की बात करके रखा है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्या है, फॉर रेम्यूनरेशन फॉर अंडर राइटिंग द सब्सक्रिप्शन, कि हम रेम्यूनरेशन पे करें फॉर अंडर राइटिंग द सब्सक्रिप्शन एंड, ठीक है, फॉर सिक्योरिटीज और डेरिवेटिव देयर ऑफ एक्सीडिंग नेटवर्थ। तो नेटवर्थ से ज़्यादा है, इधर नेटवर्थ 1% और मोर नहीं है, एक्सीडिंग 1% ऑफ द नेटवर्थ है। और टर्नओवर और नेटवर्थ जो है वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखा जाएगा। अब ये डिलीट हो चुका है, ठीक है, तो ठीक है, ये डिलीट हो चुका है, राइट। फिर आती है बात पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, तो कुछ ऐसा कुछ बता के रखा है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में, पर ठीक है, पर ये सब चीज़ें जो है वो हम अमेंडमेंट में पढ़ेंगे। बट अभी हमने जो है पर्टिकुलर जो लिमिट्स और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हमने पढ़ लिए हैं, राइट। तो नोट करना है, इधर वो एक्सीडिंग है, इधर एक्सीडिंग है 1%। फिर आती है बात वही कि अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल, तो की मैनेजरियल पर्सनल में भी लिमिट में भी चेंज है, ठीक है। तो हम जाते हैं 203 के ऊपर जहाँ पे चेंजेस है, ठीक है। तो की मैनेजरियल पर्सनल और सेक्रेटरी ऑडिट दोनों में चेंजेस है, राइट। तो हम इससे ही पढ़ते हैं कि क्या बोला गया है कि कंपनी रिक्वायर टू अपॉइंट की मैनेजरियल पर्सनल, तो जो एवरी कंपनी है जो बिलोंग करती सच या सच क्लासेस ऑफ कंपनी, तो एवरी कंपनी विच बिलोंग टू सच क्लास एंड क्लास ऑफ कंपनीज एज में बी प्रिस्क्राइब शेल बी फॉलोइंग होल टाइम डायरेक्टर, तो एमडी, मैनेजर, सीईओ और इन देयर एब्सेंस होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है। तो एमडी, मैनेजर, सीईओ और इन देयर एब्सेंस होल टाइम डायरेक्टर, सीएस और सीएफओ, ठीक है। तो रूल 8 क्या बोलता है, रूल 8 क्या बोलता है, एवरी कंपनी, ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा, एवरी कंपनी बिलोंगिंग टू सच क्लास एंड क्लास ऑफ कंपनीज, तो एवरी कंपनी ये रूल 8 की कंपनी है। रूल 8 में क्या बोल के रखा है, लिस्टेड कंपनी या अदर पब्लिक कंपनी,
तो लिस्टेड कंपनी या अदर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, तो पेड अप कैपिटल जिसका 10 करोड़ और मोर है तो उसको होल टाइम KMP अपॉइंट करना पड़ता है। तो पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, होल टाइम KMP अपॉइंट करना पड़ेगा तुमको। पर 8A की बात आती है, 8A में ऐसा बोलते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ CS इन कंपनीज नॉट कवर्ड अंडर रूल 8। तो होल टाइम CS की बात करें तो एवरी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, अभी अपन ने क्या पढ़ा था, शेल हैव होल टाइम CS। तो प्राइवेट कंपनी में 10 करोड़ और मोर हो गया है, बाकी पब्लिक कंपनी में तो वही है कि पब्लिक कंपनी में कि मोर देन इक्वल टू 5 करोड़ और लेस देन 10 करोड़। तो इस तरीके से जो है हमने पढ़ा था कि उधर होल टाइम CS होना चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पर होल टाइम CS अपॉइंट होना चाहिए। सो इस तरीके से जो है हमने इसको समझा है। अब ये है सेक्रेटरियल ऑडिट फॉर बिगर कंपनीज, सेक्रेटरियल ऑडिट फॉर बिगर कंपनीज, तो उसमें भी लिमिट में है चेंजेस है। बाकी सिंपल सी बात है कि उधर भी जो है इसमें लिमिट अमेंडेड नहीं थी, लिमिट में चेंजेस थे, राइट, लिमिट में चेंजेस थे। तो इसके लिए हम जो है यही पढ़ रहे हैं डायरेक्ट कि सेक्रेटरियल ऑडिट फॉर बिगर कंपनीज में क्या है कि लिस्टेड कंपनी या अदर क्लास ऑफ कंपनीज को, ठीक है, शेल एज ए बी प्रिस्क्राइब शेल अनेक्स विद इट्स बोर्ड रिपोर्ट, उसको अपनी बोर्ड रिपोर्ट के साथ अनेक्स करना पड़ता है। बोर्ड रिपोर्ट के साथ क्या अनेक्स करेगा, ठीक है, तो अनेक्स विद इट्स बोर्ड रिपोर्ट मेड इन टर्म्स ऑफ 134(3) अ सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट। तो बोर्ड रिपोर्ट के साथ अटैच होगी सेक्रेटरियल ऑडिट की रिपोर्ट, ठीक है, तो बोर्ड रिपोर्ट के साथ जो है वो अटैच होगी सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट और बाकायदा, ठीक है, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, हाँ, बाय CS इन प्रैक्टिस एज इन सच फॉर्म एज मी प्रिस्क्राइब। अब क्या बोला है कि लिस्टेड कंपनी या कंपनी बिलोंग टू अदर क्लास ऑफ कंपनीज, तो अदर क्लास ऑफ कंपनीज में क्या, अदर क्लास ऑफ कंपनी में ये रूल 9, तो फॉर द पर्पस ऑफ 204 सबसेक्शन 1 अदर क्लास ऑफ कंपनी शैल बी एज अंडर एवरी पब्लिक कंपनी, ठीक है, तो पब्लिक कंपनी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और मोर, ठीक है, टर्नओवर 250 करोड़ और मोर, और कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब इधर आ गई बात लोन और बोरोइंग की, वापस मैं डिपॉजिट की बात नहीं कर रहा हूँ, ना तो डिवेंचर होल्डर्स की कर रहा हूँ। तो लोन और बोरिंग आ गया, तो 50 था, 100 हो गया है, 50, 100 और 250 अब ऐसा हो गया, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग लोन और बोरिंग जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो 100 करोड़ और मोर है, या तो टर्नओवर 250 करोड़ और मोर है, और पेड अप कैपिटल जो है 50 करोड़ और मोर है, ठीक है। और ये जो एक्सिस्टेड होता है ऑन द लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ठीक है, जो सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट है वो MR3 होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने सेक्रेटरियल ऑडिट समझा, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज डू नॉट कवर अंडर द प्रोविजंस ऑफ 2041 एंड रूल 9, तो प्राइवेट कंपनी कवर्ड नहीं है, तो प्राइवेट कंपनी पे तो अप्लाई नहीं होता, नॉट कवर्ड अंडर 2041 और रूल 9, हैंस जो है एंड द रिक्वायरमेंट टू कंडक्ट स्पेशल ऑडिट जो है, सॉरी सेक्रेटरियल ऑडिट है, ये करने की जरूरत नहीं है। तो पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और मोर, आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरोइंग फ्रॉम बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 100 करोड़ और मोर, और टर्नओवर 250 करोड़ और मोर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने ये वाले अमेंडमेंट देखे। पर इधर फिर वापस वो रेम्यूनरेशन पेबल होता है कंपनी को, जब दो तरीके से होता है, एक तो आइटम ए और आइटम बी। तो आइटम बी में ऐसा होता है कि जब कंपनी के पास कोई प्रॉफिट नहीं है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो एक लिमिट तक पे करते हैं, उसके ऊपर पे आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है, ठीक है। तो एक लिमिट तक पे करते हैं, तो इफेक्टिव कैपिटल अगर नेगेटिव से 5 करोड़ तक है तो 60 लाख, और 5 करोड़ या उससे अबव और लेस देन 100 करोड़ है तो 80, और 100 करोड़ या उससे अबव एटलीस्ट 250, तो लेस देन 250 तो 120 लाख, ठीक है। अब इसके बाद जो है चैप्टर 9 कंपनी अकाउंट है। तो कंपनी अकाउंट में जो भी है, जो भी अपने क्राइटेरियाज है, जो भी अपने एलिजिबिलिटी लिमिट्स है, वो लिमिट्स बहुत इजी है, और अब कुछ अमेंडमेंट की बात नहीं आएगी, डायरेक्ट क्लास सेक्शन में अमेंडमेंट की बात आएगी। आती है बात इंटरनल ऑडिट की, तो फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर। तो इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा, ठीक है, तो एवरी लिस्टेड कंपनी, ठीक है, लिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड में पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है, राइट। तो अगर ये एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया को कंप्लाई करते हैं तो इंटरनल ऑडिट की नीड हो जाएगी। सबसे पहले हम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में चलते हैं, 25, 50, 100 और 200 ऐसा है, ठीक है। तो उसमें ऐसा है कि 25 पे है आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट। अगर ये बोलते हैं कि आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, अभी तो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है, अलग से लोन और बोरोइंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ना तो डिवेंचर होल्डर्स की बात कर रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ठीक है। पेड अप कैपिटल जो है, पेड अप शेयर कैपिटल वो 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है,
आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरोइंग फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इधर डिवेंचर नहीं आया है, ठीक है, तो डिवेंचर होल्डर्स नहीं आए हैं, सिर्फ एक ही जगह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में आए हैं, अदरवाइज तो कहीं नहीं आए हैं। तो डिपॉजिट और आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग जो है वो 100 करोड़ और मोर और टर्नओवर 200 करोड़ और मोर, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और इधर 100 करोड़ और मोर है, ठीक है, 100 करोड़ और मोर। सो अभी हमने क्या किया कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में डिपॉजिट से 25 करोड़ और मोर, पेड अप कैपिटल है जो 50 करोड़ और मोर, आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग है वो आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग है फ्रॉम बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 100 करोड़ और मोर, और टर्नओवर 200 करोड़ और मोर। अब ये 100 और 200 की लिमिट प्राइवेट कंपनी पे भी अप्लीकेबल है। अब बात आती है CSR की। CSR में, ठीक है, CSR में दो चीज़ नहीं आती है, एक तो नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ और टर्नओवर, ठीक है। तो CSR में ऐसा होता है कि नेट प्रॉफिट अगर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, नेट वर्थ हमारी अगर 500 करोड़, 500 हज़ार। सो अभी अपन ने क्या पढ़ा कि वही अपन ने इधर देख लिया है कि टर्नओवर की लिमिट 25, 50, 100 और 200। तो 25 है आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, 25 या उससे मोर, पेड अप शेयर कैपिटल 50 या उससे मोर, आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग 100 या उससे मोर, और टर्नओवर जो है 200 या उससे मोर। अब ये जो 25 और 50 है, ये जो है वो प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है, जो है अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वापस मैं एक बार बोल देता हूँ, 500 हज़ार है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे मोर, नेट वर्थ है 500 करोड़ या उससे मोर, और 1000 टर्नओवर जो है वो 1000 करोड़ या उससे मोर। तो ऐसे केस में उनको CSR कमेटी बनाने की है, और नीड टू स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। तो एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। सो इस तरीके से हमने पढ़ा, ठीक है। अब सेक्शन 136, आई बात सेक्शन 136 की। सेक्शन 136 बहुत ही अंडररेटेड सेक्शन है, और इसमें कभी नहीं देखने में आया कि इससे भी लिमिट्स वाले चीज़ें अट्रैक्ट हो सकती है, मतलब कि ये सेक्शन को भी इतना एम्फेसाइज दिया जा सकता है, इतना तो कभी नज़र में नहीं आया, पर खैर इसमें दिया हुआ है तो हम पढ़ते हैं। ओके, 136 राइट ऑफ मेंबर, वो मेंबर के पास राइट है टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मेंबर के पास राइट है कि वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी मंगवा सकता है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी मंगवा सकता है। तो ऑल लिस्टेड कंपनी या पब्लिक कंपनी जिसका नेट वर्थ 1 करोड़ से ज़्यादा हो, नेट वर्थ 1 करोड़ से ज़्यादा हो, और टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा हो। तो नेटवर्क 1:10 का रेशो है, तो नेटवर्थ जो है 1 करोड़ से ज़्यादा हो, ठीक है। उधर नेटवर्क 500 करोड़ की बात करते हैं, इधर नेटवर्क 1 करोड़ से ज़्यादा है, और टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा हो, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉनिक मोड से सेंड करा जाएगा, ठीक है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सेंड करा जाएगा ई मोड से सारे मेंबर को जिसका शेयर होल्डिंग डीमैट फॉर्म में है और जिनका एड्रेस रजिस्टर्ड विद द डिपॉजिटरी है। और जिनकी शेयर होल्डिंग डीमैट में नहीं है, तो अगर उन्होंने पॉजिटिवली कंसेंट दिया है राइटिंग में कि उनको ईमेल पर चाहिए, तो ईमेल पे उनको मिल जाएगा। बाय डिस्पैच ऑफ फिजिकल कॉपीज थ्रू एनी रिकॉग्नाइज मोड ऑफ डिलीवरी एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 20। बचे हुए लोग जो है जिन्होंने फिजिकल कंटेंट पॉजिटिवली कंसेंट नहीं किया है, तो ऐसे केस में उनको फिजिकल कॉपी से डिलीवर होगा। रही बात आती है XBRL रूल्स की, तो वही बात है कि जो फॉलोइंग कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल अकाउंट। इधर क्या था, इधर ये था कि फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो देंगे मेंबर्स को, ठीक है। और इधर है इधर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, इधर एनुअल अकाउंट है। एनुअल अकाउंट फाइल होंगे ROC को, ठीक है, XBRL फॉर्म में। तो XBRL फॉर्म में जो है फाइनल अकाउंट जो है ROC को, ठीक है, सबमिट होते हैं, ठीक है, XBRL फॉर्मेट में। तो लिस्टेड कंपनी और कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है। तो पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे केस में XBRL फाइलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। प्रोवाइडेड डेट कंपनी जो है टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा ना, तो 100 तो अपन ने कहीं ऐसा टर्नओवर पढ़ा नहीं, 25-50 में एक, ओके ठीक है, एक हमने 100 करोड़ इधर पढ़ा था, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने इधर भी पढ़ा है कि XBRL फाइलिंग में ऐसा होता है कि अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो और पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, जैसे ऐसे केस में आपको XBRL फाइलिंग करनी है, ठीक है। और प्रोवाइडेड दैट
कंपनीज इन बैंकिंग, इंश्योरेंस, पावर सेक्टर, NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, उनको फाइल नहीं कर रहे स्टेटमेंट अंडर दिस रूल, उनको स्टेटमेंट अंडर दिस रूल फाइल नहीं करने हैं। अब पॉइंट ये है कि पेड अप कैपिटल और टर्नओवर का रेशियो 5:10, ठीक है। इधर इधर नेटवर्थ और टर्नओवर का रेशियो 1:10, ठीक है। तो टर्नओवर भी इधर 10 करोड़ था, इधर 100 करोड़ है, 5:100 है। तो इधर टर्नओवर 10 करोड़ था जब हम कॉपीज देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो इधर जो टर्नओवर था वो मोर देन 10 करोड़ है, और इधर 100 करोड़ और मोर है XBRL में। टर्नओवर इधर भी 100 करोड़ और मोर है CSR में। तो 100 करोड़ और मोर जो है XBRL में, CSR में, टर्नओवर में इधर 200 करोड़ है। तो 100 करोड़ और मोर तो XBRL में है, CSR में है, ठीक है। और 200 करोड़ और मोर जो है वो इंटरनल ऑडिट में है। फिर बाकी टर्नओवर में 250 करोड़ और मोर भी है, तो 200 करोड़ तो हो गया, 250 करोड़ और मोर भी है सेक्रेटरियल ऑडिट में, ठीक है। ये हो गया हमारा टर्नओवर में, और क्या है, फिर 300 करोड़ भी है। तो 300 करोड़ और मोर है जो है वुमेन डायरेक्टर में, और टर्नओवर इधर 100 करोड़ और मोर है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर XBRL, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर XBRL, ठीक है। तो XBRL के टाइम और XBRL का पर्टिकुलर XBRL की फाइलिंग में 100 करोड़ और मोर, CSR में जो है 100 करोड़ और मोर, और 149 में 100 करोड़ और मोर। बाकी तो 200 भी है, 200 करोड़ और मोर की भी लिमिट है, और 250 करोड़ और मोर की भी है, और 300 करोड़ और मोर की भी है, राइट। तो थोड़ा सा वेराइटीज़ है। अगर हम बात करें तो पेड अप शेयर कैपिटल की भी देख लेते हैं कि इधर नेटवर्थ तो 1 करोड़ से ज़्यादा है, वो इधर नेटवर्थ जो है वो 500 करोड़ और मोर है। तो ये थोड़ा सा ऐसा है, XBRL फाइलिंग में है ऐसा 1 करोड़ का लिमिट, नहीं सॉरी 1 करोड़ और मोर है जो वो नेटवर्थ की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो राइट ऑफ मेंबर टू ऑपरेट कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें ऐसा है कि नेटवर्थ 1 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो नेटवर्थ 1 करोड़ से ज़्यादा और टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा। तो टर्नओवर की तो बात हो गई है, नेटवर्थ जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा, और टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा। और ये 10 करोड़ से ज़्यादा किधर और दे के रखा है, और KMP में दे के रखा है, पर नहीं सॉरी उधर KMP में तो पेड अप कैपिटल है, ठीक है। टर्नओवर 10 करोड़ है, उससे ज़्यादा 10 करोड़ से ज़्यादा, 10 करोड़ भी नहीं, 10 करोड़ से ज़्यादा। नेटवर्थ इधर 500 करोड़ है, उधर मोर देन 1 करोड़ है, ठीक है। अब नेटवर्थ का तो और तो कहीं नहीं है, ठीक है। तो हम आउटस्टैंडिंग लोन पे चले जाते हैं, एक बार आउटस्टैंडिंग लोन देख लेते हैं। तो आउटस्टैंडिंग लोन की बात इधर नहीं करी इन्होंने, सिर्फ पेड अप कैपिटल 5 करोड़ और मोर है, ठीक है। सॉरी इधर पेड अप कैपिटल 5 करोड़ और मोर है, इधर नेटवर्थ की बात कर ली, टर्नओवर की बात कर ली, ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर अनलिस्टेड में, तो 25, 50, 100, 200, और पेड अप शेयर कैपिटल की बात इधर तो करी नहीं है। बाकी जो है नेटवर्थ की बात इधर करी है। पेड अप शेयर कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल पढ़ा है हमने। पेड अप शेयर कैपिटल की बात करें तो 50 करोड़ और मोर है, 50 और 250 सेक्रेटरियल ऑडिट, 10 करोड़ और मोर भी आएगी लिमिट, और ठीक है रूल 8A वाली कंपनी भी आएगी, 10 करोड़ और मोर की भी लिमिट आएगी। पेड अप कैपिटल 100 करोड़ की भी आएगी, ठीक है, और 10, 50, 100, तो 10 की लिमिट इधर भी आएगी। तो 10 की लिमिट जो है पेड अप शेयर कैपिटल की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में है। फिर साथ ही साथ जो है वुमेन डायरेक्टर में है 100 करोड़ की लिमिट, 10 करोड़ की KMP में भी है, 50 करोड़ की हमारी सेक्रेटरियल ऑडिट में है, इफेक्टिव कैपिटल है, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। और बाकी आती बात की बोरिंग्स की, तो ठीक है बोरिंग्स का भी ऐसा है कि बोरिंग्स को भी हमको देखना है कि जो बोरिंग्स है, बोरिंग्स इसमें पेड अप कैपिटल टर्नओवर की बात हो गई, नेटवर्थ की बात हो गई, टर्नओवर की बात हो गई, नेटवर्थ और की बात हो गई, और जो भी है टर्नओवर की बात हो गई। बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स में ठीक है इधर आया डायरेक्ट कि आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग और डिपॉजिट अलग अलग है, तो 25, 50, 100 तो एक्सीडिंग 100 करोड़ और मोर है, तो बोरोइंग हमको ध्यान रखना है इंटरनल ऑडिट में। और बोरोइंग की बात और तो कहीं नहीं है, 25, 50, 100 इधर कवर है। बोरोइंग्स की बात और पेड अप कैपिटल ये हो गया, बोरोड मनी। ओके अभी अपन ने बोरोड पढ़ा 25, 50, 100 में हमने बोरोड पढ़ा, और विजिल मैकेनिज्म में हमने अगर बोरो करा है एक्सीडिंग 50 करोड़, तो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा अगर हमने बोरो करा है तो हमको इंटरनल ऑडिट में हम फंस जाते हैं कि इंटरनल ऑडिट इनका करवाना पड़ेगा। और जो है अगर 50 करोड़ से ज़्यादा है, 50 करोड़ से ज़्यादा
तो इधर 50 करोड़ या इक्वल टू नहीं है, 50 करोड़ से ज़्यादा है बोरोइंग, तो ऐसे केस में विजिल मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाता है। बाकी जो है बोरोइंग बोल सकते हैं लोन डिबेंचर डिपॉजिट 50 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, इधर भी 50 करोड़ से ज़्यादा है, इधर भी 50 करोड़ से ज़्यादा है, तो ऐसे आप को रिलेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो अपनी बोरोइंग है वो 100 करोड़ वाली बोरोइंग थी, 100 करोड़ और मोर, ठीक है, इंटरनल ऑडिट के लिए। ठीक है, अब 139(2) आई बात वही, पेड अप शेयर कैपिटल लिस्टेड कंपनी पे तो एप्लीकेबल है, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, और ये है अपना पब्लिक कंपनी के लिए, और प्राइवेट कंपनी के लिए 50 करोड़ और मोर। मतलब कि प्राइवेट कंपनी में रिलैक्सेशन है कि 50 करोड़ या उससे ज़्यादा हुआ तब जाके रोटेशन होगा, ठीक है। और कंपनी जिसकी पब्लिक बोरोइंग है फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक और पब्लिक डिपॉजिट, तो इधर ऐसा है कि बोरोइंग्स और डिपॉजिट साथ में आ गए। जो बोरोइंग डिबेंचर डिपॉजिट हमने इंडिपेंडेंट में देखा, वो इधर बोरोइंग और डिपॉजिट साथ में आ गए, और वो है 50 करोड़ और मोर। तो पेड अप कैपिटल जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में पेड अप, पब्लिक कंपनी में 10 करोड़ या उससे ज़्यादा, प्राइवेट कंपनी में 50 करोड़ या उससे ज़्यादा, तो प्राइवेट कंपनी में 50 करोड़ या उससे ज़्यादा, ठीक है। और बाकी जो पेड अप कैपिटल की तो बात हो गई, पर ये जो लोन्स एंड बोरोइंग्स है, पब्लिक बोरोइंग्स है और डिपॉजिट्स है, वो 50 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो 10-50 हो सकता है, ठीक है, पब्लिक कंपनी में 10-50 होगा, पर प्राइवेट कंपनी में 50-50 हो जाएगा। तो पेड अप कैपिटल और बोरोइंग की बात करके रखिए। द रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज नॉट एप्लीकेबल टू 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बात करी। और एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड है, तो वही है कि क्लास ऑफ कंपनीज जो एंगेज है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज, तो जो क्लास ऑफ कंपनी है जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज में इंगेज है, गुड्स प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिनका एनुअल टर्नओवर ऑफ ऑल इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो उसको ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तो इसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं। रही बात आती है रेगुलेटेड सेक्टर की, तो जिनका ओवरऑल टर्नओवर जो है वो ऑल इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, साथ ही साथ एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 25 करोड़ या उससे ज़्यादा है। तो ओवरऑल एनुअल टर्नओवर और एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट, तो ओवरऑल एनुअल टर्नओवर ऑफ द कंपनी, ठीक है, वो है 50 करोड़ या उससे ज़्यादा। और एग्रीगेट टर्नओवर, ये तो ओवरऑल टर्नओवर हो गया कंपनी का, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स और सर्विस और सर्विसेज, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है टर्नओवर वो 25 करोड़ या उससे ज़्यादा है। तो नॉन रेगुलेटेड में तो सेट पीडीएफ आता है, शुगर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम, पी से है पेट्रोल, डी से ड्रग्स और फर्टिलाइज़र। तो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में ये जो 50 की लिमिट हो जाती है 100, तो जो है जो हम बोल सकते हैं कि एनुअल ऑडिट ओवरऑल एनुअल टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ और मोर होना चाहिए, एंड एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस और सर्विसेज, तो ऐसे केस में 35 करोड़ और मोर होना चाहिए इसका जो पर्टिकुलर जो है टर्नओवर। फिर आती बात की ये जो है द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिट, क्योंकि 35 करोड़ की नीड जो थी पर्टिकुलर, ये तो कॉस्ट अकाउंट्स की थी, पर कॉस्ट ऑडिट के लिए ये थी लिमिट, ठीक है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी रेगुलेटेड सेक्टर में, और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब जाके आपको ऑडिट करवाने का। फिर बात आती है कि एग्जाम्पशन है कॉस्ट ऑडिट से कि अगर आपका रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट से जो आपको रेवेन्यू मिलता है वो 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा है, वो एक्सीडिंग 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा है, ठीक है। और विच इज़ ऑपरेट हो रहा है ऐसी साइड में, या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में इंगेज है फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इधर कवर है। तो थ्रू कैप्टिव कंजम्पशन अगर हम कर रहे हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। अब बात आती है प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट, बहुत ही इजी है ये, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। तो कंपनी जिसका शेयर कैपिटल है और कंपनी जिसका शेयर कैपिटल नहीं है, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में क्या होता है कि हमें अगर मेंबर ऑपरेस्ड है तो सच एलिजिबल मेंबर जो है एप्लीकेशन देते हैं। तो कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है तो 100 मेंबर 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर। तो 100 मेंबर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, तो 100 मेंबर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है, विच एवर इज, ठीक है, जो भी एक कंडीशन पूरी हो जाए, ठीक है। और अगर नहीं है तो 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर है, ठीक है, अगर कंपनी का कोई शेयर कैपिटल नहीं है तो। पर रही बात आती है क्लास एक्शन की, पर क्लास एक्शन से पहले मैं आपको इंस्पेक्शन इंक्वायरी का बता देता हूँ कि उसमें भी ऐसा ही है कि 100 मेंबर 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। अब देखो 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर और 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, ऐसा नहीं है, 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, ठीक है।
और इधर भी ऐसा ही है 1/5 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, जैसे 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर है, तो इशूड शेयर कैपिटल तो है ही नहीं। इशूड शेयर कैपिटल का पत्ता इधर से कट गया है। इशूड शेयर कैपिटल का पत्ता जो है इन्वेस्टिगेशन में नहीं है, वो सिर्फ 100 मेंबर्स है और 1/10 ऑफ वोटिंग राइट्स, ठीक है, और 1/10 ऑफ वोटिंग राइट्स, और कंपनी अगर के पास अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ वोटिंग राइट्स। तो देखा जाए तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर नहीं देखा जाएगा 1/10 में, और बाकायदा जो है इशूड शेयर कैपिटल का कोई फंडा इधर नहीं अप्लाई होता है। अब क्लास एक्शन सूट की बात आती है, तो क्लास एक्शन के लिए 245 सेक्शन है। 245 सेक्शन के लिए हमको पर्टिकुलर इस अमेंडमेंट शीट पे हम गो थ्रू करना पड़ेगा। एक मिनट, ओके, क्लास एक्शन की बात करें तो क्लास एक्शन में सबसे पहले, चलो ठीक है, इसको मेरे को थोड़ा सा अमेंड, ठीक है, तो एप्लीकेशन बाय मेंबर, तो एप्लीकेशन जो है मेंबर भी दे सकते हैं, क्लास एक्शन में डिपॉजिटर भी दे सकते हैं, ठीक है, तो मेंबर और डिपॉजिटर दोनों दे सकते हैं। तो जब मेंबर एप्लीकेशन देगा तो 100 मेंबर अब नॉट लेस देन सच परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, और ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, तो सच परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो 1/10 था, वो 1/10 था, ठीक है ना, उधर 244 में, पर इधर 5% है, ठीक है, कितना परसेंट है, 5%, ठीक, और जो है पर्सन होल्डिंग एनी पर्सन होल्डिंग नॉट लेस देन, मतलब कि सच परसेंटेज ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, तो उधर भी इशूड शेयर कैपिटल था, तो इधर जो है वो परसेंटेज वो 5% है, और साथ ही साथ 2% भी है इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, राइट, तो 2% भी है इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। तो देखा जाए तो इसमें, हाँ, तो 100 मेंबर तो हो गए, एटलीस्ट 5% अगर नंबर ऑफ डिपॉजिटर ऑफ द कंपनी, ये डिपॉजिटर के केस में है, ठीक है, पर यही चीज़ वो मेंबर के केस में भी है, ठीक है। चलो इससे यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर और डिपॉजिटर टू बी अप्लाई, तो रिक्विजिट नंबर ऑफ मेंबर जो है, कंपनी अगर शेयर कैपिटल है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, तो 100 मेंबर तो हमने पढ़ा, या मेंबर होल्डिंग नॉट लेस देन प्रिस्क्राइब परसेंटेज ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, नॉट लेस देन प्रिस्क्राइब परसेंटेज ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, प्रोवाइडेड एप्लीकेंट को सारे कॉल पे करने, एप्लीकेंट पे ऑल कॉल, तो 100 मेंबर, ठीक है, या सच परसेंटेज ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, कंपनी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल दैट इज 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, तो कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, तो एटलीस्ट 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है। तो क्या हुआ, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी अगर शेयर कैपिटल है कंपनी के पास, तो 100 मेंबर पर्सन होल्डिंग सच परसेंटेज ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है, पर्सन होल्डिंग सच परसेंट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, वो हम देखेंगे, और कंपनी जिसका शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, ये जो है क्लास एक्शन के लिए अप्लाई करते हैं। यही चीज़ कंपनी के पास कोई शेयर कैपिटल नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर का 1/5 है, तो इशूड शेयर कैपिटल इधर था, प्रोवाइडेड अगर ऑल कॉल पे करे तो, और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिपॉजिटर की जब बात आती है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिपॉजिटर की विच शैल नॉट एक्सीड 100, ठीक है, तो विच शैल नॉट बी लेस देन 100, मतलब 100 या डिपॉजिटर होल्डिंग सच परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर एज में बी प्रिस्क्राइब, और एनी डिपॉजिटर टू होम कंपनी ओव्स सच परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट, तो डिपॉजिटर्स टू होम कंपनी ओव सच परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट, ये सच परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स है और सच परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स है। पॉइंट्स टू रिमेंबर,
पॉइंट्स टू रिमेंबर ये है, इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल द रिक्विजिट नंबर ऑफ मेंबर्स टू फाइल एप्लीकेशन, कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है तो रिक्विजिट नंबर ऑफ मेंबर जो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, तो वो तो हमने 100 मेंबर पढ़ा ही पढ़ा, पर साथ ही साथ अब ऐसा है कि एटलीस्ट 5%, 100 मेंबर तो हमने पढ़ा ही पढ़ा, राइट। अब एटलीस्ट 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, तो 100 मेंबर एटलीस्ट 5%, वो जो 10% था, ठीक है, ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, तो नहीं वो नहीं है, 5% है, तो 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर 100 मेंबर, ठीक है। और मेंबर होल्डिंग नॉट लेस देन 5% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, तो वो 10% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल नहीं है, वो नॉट लेस देन मतलब 5% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल है, ठीक है, इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, और 2% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल है इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी है 2% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, अनलिस्टेड कंपनी है तो 5% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, यही का यही डिपॉजिटर के लिए एप्लीकेबल है। तो 100 डिपॉजिटर, 5% ऑफ टोटल डिपॉजिटर, और ठीक है, और डिपॉजिटर टू होम कंपनी ओव्स, ठीक है। तो मेंबर होल्डिंग अपन बोल सकते हैं डिपॉजिटर जो होल्डिंग 5% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स, ठीक है। तो इसमें लिस्टेड अनलिस्टेड वाला केस नहीं, सिर्फ 5% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स है। तो इस तरीके से जो हमारे क्लास एक्शन सूट है, क्लास एक्शन है, उसके भी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट हमने ख़त्म करी है, ठीक है, उसकी भी हमने एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ख़त्म करी है। और अब हम आते हैं कॉमन प्रोसेस ऑफ अपील्स पे। तो ये जो अपील्स का जो पर्टिकुलर रिवीजन है, वो अपील्स का रिवीजन हम लेटर ऑन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। बट ये जो है लिमिट्स जो मुझे बताने की थी, वो इस तरीके से हमने रिवाइज करी है। तो इधर क्लास एक्शन में अमेंडमेंट नॉट डू फ्रॉम हियर, डू फ्रॉम अमेंडमेंट बुक, ठीक है, डू फ्रॉम अमेंडमेंट बुक। इस तरीके से जो है हमारा ओवर हुआ है। आई होप सो कि आपको जो है ये रिविजनरी वीडियो छोटा सा समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमने क्या रिवाइज किया, 213 के अंदर 100 मेंबर, 1/10 ऑफ वोटिंग पावर, और जो शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, वो 1/5 ऑफ टोटल वोटिंग पावर है, राइट। 1 सेकेंड, ठीक है, तो 1/5 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, राइट। अब बाकी हमने क्लास एक्शन सूट का पढ़ लिया है, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में है, कंपनी अगर शेयर कैपिटल है तो 100 मेंबर, 1/10 ऑफ इशूड, 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है, एक जैसे थे। बाकी 35 करोड़ की हमने लिमिट इधर पड़ी कॉस्ट रिकॉर्ड की, 50 करोड़ और 25 करोड़ की लिमिट पड़ी रेगुलेटेड सेक्टर में, 100 करोड़ और 35 करोड़ की लिमिट पड़ी हमने नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में। रोटेशन ऑफ ऑडिटर में जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 10-50 हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में ज़्यादा है, 50 करोड़ और मोर है, पेड पब्लिक में 10 करोड़ और मोर है। पर आउटस्टैंडिंग जो है बोरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इधर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरिंग और डिपॉजिट साथ में आते हैं, वो 50 करोड़ और मोर है, और वो दोनों के लिए सेम है। फिर आती बात XBRL फाइलिंग की, तो XBRL फाइलिंग में भी यही है कि पेड अप कैपिटल और टर्नओवर, पेड अप कैपिटल 5 करोड़ और मोर है, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है। और टर्नओवर जो 100 करोड़ और मोर है वो आपको मैक्सिमम जगह आपको इंडिपेंडेंट में भी मिल जाएगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट में भी मिलेगा ये टर्नओवर 100 करोड़ और मोर। और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी मेंबर ले सकते हैं अगर नेटवर्थ 1 करोड़ से ज़्यादा है और टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, इधर 100 करोड़ नहीं है। और टर्नओवर, ठीक है, इधर 500 हज़ार है CSR की लिमिट, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर, 500 नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, और टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, ये वही है 25, 50, 100, 200। तो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25, पेड अप शेयर कैपिटल 50, आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग जो है 100, और टर्नओवर है 200 करोड़, ठीक है। तो डिपॉजिट, पेड अप शेयर कैपिटल, आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग, तो आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग और डिपॉजिट्स अलग अलग है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग और डिपॉजिट एक जगह है अपने रोटेशन ऑफ ऑडिटर में, अलग अलग भी दे के रखा है, और तीनों का क्लब करके डिपॉजिट के साथ डिबेंचर भी क्लब करके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में दे के रखा है। फिर यही बात आ जाती है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के बाद, पेड अप जो है हमारा जो सेक्रेटरियल ऑडिट है उसमें भी आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग था, ठीक है, तो उसके लिए वो 100 था, तो 50 करोड़, 100 करोड़, और टर्नओवर इधर 250 करोड़ और मोर है, ठीक है। KMP में पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है। बाकी जो है रूल 8A की कंपनी है, सेक्शन 188 की हमने लिमिट समझ ली है, वो 10% ऑफ टर्नओवर और मोर, ठीक है। विजिल मैकेनिज्म में हमने पढ़ा है कि हम करते हैं बोरो मनी फ्रॉम बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हर जगह बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा बोरो कर रहे हो, डिपॉजिट और डिवेंचर होल्डर्स नहीं आते हैं, ठीक है। सिर्फ 1-2 जगह आया है, वो एक जगह आया है, वो भी एक जगह आया है रोटेशन ऑफ ऑडिट में।
तो विजिल मैकेनिज्म में भी डिपॉजिट अलग से है, पर इधर बोरो जो आप पैसा कर रहे हो वो एक्सीडिंग 50 करोड़ होना चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है और टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 100 करोड़ है। और एक 10-100 तो ये 10-50-100 तो पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, बोरोइंग एक्सीडिंग 50,000 जिसमें डिपॉजिट और डिवेंचर भी है, और टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 100 करोड़। तो ये सब जो चीज़ें हैं हमने इस तरीके से बहुत ही क्विकली लिमिट्स को रिवाइज किया है। आपका काम क्या होगा कि आप ऐसा करो कि एक लिस्ट बना लो, एक इंडेक्स बना लो कि ये सेक्शंस है और इस सेक्शंस की लिमिट इस पेज पे दे के रखी है। तो आप तो या तो ये कर लो, क्योंकि अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आपको वैसे हेल्प करेगा, और कल को अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इस नोट्स है या तो आप अपने नोट्स बना लो या तो इसी वीडियो को एक बार गो थ्रू कर लो, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो ईजीली चीज़ें क्रैक होगी। तो ठीक है, तो इसको इधर ही ओवर करते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो जो अपील्स का होगा या तो पेनल्टीज़ का होगा। थैंक यू।